बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जीएम ट्यूब यानी गाइगर मौलर काउंटर की वर्किंग को देखते हैं। तो चेक करते हैं कि किस तरह से जीएम ट्यूब, जिसको हम गाइगर मौलर काउंटर कहते हैं, वो आयनाइजिंग रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है और किस हद तक उनको काउंट कर सकता है। मैंने आपको बच्चों बताया है कि गाइगर मौलर काउंटर एक प्रोटोटाइप काउंटर है। प्रोटोटाइप काउंटर बच्चों बताया है कि ऐसे डिवाइस को बोलते हैं या ऐसी इन्वेंशन को बोलते हैं जो प्राइमरीली किसी प्रिंसिपल पे वर्क करती हो और सबसे पहले उसको उस प्रिंसिपल के बेस पे डिज़ाइन किया गया हो। तो दिस इज़ द जीएम ट्यूब। ये तो टोटल तो क्या है ये बच्चों, ये तो पूरा गाइगर मौलर काउंटर है अलॉन्ग विद एसोसिएटेड सर्किट। तो सिर्फ इस सेक्शन को हम जीएम ट्यूब कहते हैं। कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं कि ये मेटल ट्यूब है जो कि एज ए कैथोड एक्ट करती है, और ये इसके अंदर एक वायर है, मेटेलिक वायर है, जो एनोड एक्ट करती है। Tube is filled with mixture of argon and bromine gases or neon or bromine gas. Argon or neon are the inert gases. These are named as principal gas. Bromine, which is a halogen gas, that is known as quenching gas. अब quenching क्या है बच्चों, ये हम आगे वर्किंग में बताने वाले हैं। एट लो प्रेशर, ये दोनों गैसें जो हैं ये लो प्रेशर पे हैं, 0.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हेयर इज़ द स्केलर। स्केलर का मतलब है बच्चों काउंटर, जो रेडिएशन की एंट्री को काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा और इस काउंटर से एंटरिंग रेडिएशंस की काउंटिंग कैसे होगी, ये भी हम वर्किंग में बयान करेंगे। बहरहाल स्केलर क्या है, ये काउंटर होता है विद पावर। पावर का मतलब है कि ये जो हमने इस ट्यूब को वोल्टेज दी है, इसकी ऑप्शन इस स्केलर के अंदर मौजूद होती है, और यहाँ से पावर इस ट्यूब को देते हैं और ये रेडिएशन को काउंट करता है। दिस इज़ द लोड रजिस्टर RL। अब किस तरह से, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आर्गन ब्रोमीन ट्यूब है उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है बिटवीन कैथोड एंड दिस वायर एनोड, दैट इज़ अबाउट 1000 वोल्ट। और जो नियॉन ब्रोमीन ट्यूब होती है उसमें हम अबाउट 400 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करके इस डिटेक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। तो वर्किंग में देखते हैं कि इस डिवाइस की वर्किंग क्या है। वर्किंग, व्हेन रेडिएशन enters the tube through thin mica window, ionization is produced। हम बच्चों कह रहे हैं कि जब इस थिन माइका विंडो से रेडिएशन एंटर करेंगे। अब बच्चों ये थिन माइका विंडो का क्या पर्पज़ है? यहाँ पर ये जो एंट्रेंस है ये किसी हम थिक मटेरियल की नहीं बना सकते, क्योंकि हम जीएम ट्यूब से अल्फ़ा पार्टिकल को भी डिटेक्ट कर सकते हैं, बीटा को भी और गैमा को भी। अगर तो गैमा रेडिएशन डिटेक्ट करनी हो तो फिर तो थिन माइका विंडो की ज़रूरत नहीं है। इस ट्यूब को हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली आगे से एनक्लोज कर सकते हैं विद सेम मेटल। जो इस मेटल की ये ट्यूब है ये टोटली कवर्ड हो सकती है, लेकिन चूंकि अल्फ़ा पार्टिकल की पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होती है, अल्फ़ा पार्टिकल कैन बी स्टॉप्ड आइदर बाय ए सिंगल शीट ऑफ पेपर, तो इसलिए हम पेपर से भी थिन एक लेयर आगे लगाते हैं जिसको हम थिन माइका विंडो कहते हैं। तो व्हेन रेडिएशन एंटर द ट्यूब थ्रू थिन माइका विंडो, आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस। कि जब इधर से रेडिएशन अंदर एंटर करेंगे ट्यूब के अंदर तो आयनाइजेशन, किस चीज़ की आयनाइजेशन होगी भाई? जो अंदर प्रिंसिपल गैस है उसके एटम आयनाइजेशन करेंगे, उनमें आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, और आयनाइजिंग रेडिएशन आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगे। अब आपको पता है कि अगर अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटेंस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, बीटा अल्फ़ा पार्टिकल से 100 टाइम लेस
और गैमा बीटा से 100 टाइम लेस आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है। बहरहाल कोई भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, अल्फ़ा है, बीटा है, गैमा है, जब इसके अंदर एंटर करेगी तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस। अब आयनाइजेशन का मतलब बच्चों क्या है, ज़रा इसको देखें कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे। अब अंडरस्टैंड करें, जो ही रेडिएशन एंटर हुई, गैस में आयनाइजेशन प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द वायर एनोड बाय दिस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। जो अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, अंदर जो हमने इस वायर और इस ट्यूब की दरमियान जो हाई पोटेंशियल बिल्ड किया है, विच इज़ अबाउट 1000 वोल्ट, इससे अंदर यहाँ पर स्ट्रांग फील्ड मौजूद है और ये इलेक्ट्रॉन और आयन उस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करेंगे इन द अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विल टेंड टू गो टूवर्ड्स द हाई पोटेंशियल, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वायर एनोड की तरफ मूव करेंगे या एक्सेलरेट करेंगे और अपने रास्ते में आने वाले मज़ीद एटमों को आयनाइज करेंगे। अब बच्चों ज़रा समझें, एक तो आयनाइजेशन प्रोड्यूस की एंटरिंग रेडिएशन हैं और मज़ीद आयनाइजेशन वो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे जो फ्री हुए हैं आयनाइजेशन के इफेक्ट से। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे टूवर्ड्स द वायर एनोड तो अपने रास्ते में आने वाले गैस के एटमों के साथ कोलाइड करेंगे एंड नॉक आउट द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम्स ऑफ द गैस। तो इससे बच्चों एक एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की बहुत बड़ी एक तादाद प्रोड्यूस होगी, विच विल गिव राइज टू अ करंट पल्स इन द एक्सटर्नल सर्किट। लोड रेजिस्टेंस से जब ये करंट पल्स गुजरेगा, ड्यूली एम्पलीफाइड होगा और ये स्केलर उस पल्स को काउंट करेगा, रजिस्टर्ड कर लेगा या डिटेक्ट कर लेगा। अब काउंट करने का मतलब यह है कि काउंटर की ये एबिलिटी है कि जब भी करंट पल्स इसमें से गुजरता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है टू द नेक्स्ट नंबर। अब अगर इस लोड रजिस्टर में से कांस्टेंटली करंट गुजरता रहे तो ये काउंटर उस कांस्टेंट करंट को एज ए सिंगल पल्स ट्रीट करता है। इसका डिजिट कब आगे शिफ्ट होता है, जब करंट जो इस लोड रजिस्टर से गुजर रहा है वो इंटरप्ट होता है। इंटरप्ट होने का मतलब है कि लोड रजिस्टर में से करंट गुजरता है और फिर करंट अगर रुक के फिर दोबारा गुजरता है तो जितनी दफ़ा करंट स्टॉप होकर दोबारा इस लोड रजिस्टर में से गुजरेगा, ये काउंटर डिजिटली अपनी नंबर को आगे डिस्प्ले करेगा या उन पल्सेस को काउंट करेगा। लेकिन अगर इस लोड रजिस्टर में से एक करंट 1 घंटा भी फ्लो करता रहता है तो उसको ये काउंटर, जिसको स्केलर कह रहे हैं, ये एज ए सिंगल पल्स ही ट्रीट करेगा। तो बहरहाल इसका क्या फिर हमें डिसएडवांटेज है वो आगे हम वो देखते हैं जो इसकी वर्किंग में है। बहरहाल मैंने आपको शॉर्टली ब्रीफ किया है कि जब रेडिएशन एंटर होंगी, आयनाइजेशन प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रॉन्स वायर एनोड की तरफ मूव करेंगे अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, कोलाइड विद द एटम ऑफ गैस, नॉक आउट फर्दर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूट्रल एटम्स, दस एन एवलांच of electron is produced which give rise to current pulse through the load resistor which is amplified and registered by the counter. This is a simple working of this device. लेकिन आगे मज़ीद टेक्निकल चीज़ें क्या हैं उनको बाद में हम अंडरस्टैंड करते हैं, पहले सिंपल वर्किंग को अंडरस्टैंड करें। जी, वर्किंग को कंप्लीट करते हैं। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड वायर एनोड जो कि पॉजिटिव है अंडर द एक्शन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड वायर एनोड। इन द वे these electrons collide with the gas molecules and knock out more electrons. This results in avalanche of electrons which gives rise to a current pulse through load resistor, फुल स्टॉप। फिर
बच्चों ज़रा अंडरस्टैंड करें, व्हेन रेडिएशन एंटर द ट्यूब थ्रू थिन माइका विंडो, इधर से जब अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा रेज एंटर करेंगी, आयनाइजेशन इज प्रोड्यूस, गैस में आयनाइजेशन प्रोड्यूस। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टूवर्ड वायर एनोड, मीन आयनाइजेशन का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस होंगे, पॉजिटिव आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन इस एनोड की तरफ। ज़रा इसको मैं डायरेक्शन दूँ तो ये जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमें जो नज़र आ रहे हैं, ये इस स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस वायर एनोड की तरफ मूव करेंगे। इन द वे इलेक्ट्रॉन कोलाइड विद द गैस मालिक्यूल, रास्ते में गैस के मालिक्यूलों से कोलाइड करते हैं। नॉक आउट मोर इलेक्ट्रॉन्स, मज़ीद इलेक्ट्रॉन फिर मज़ीद आयनाइजेशन करते हैं। दिस रिजल्ट्स एन एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे फिर इलेक्ट्रॉनों की बहुत बड़ी तादाद, एवलांच बच्चों गैदरिंग को बोलते हैं, जमगठे को बोलते हैं, मजमे को बोलते हैं, विच गिव राइज टू करंट पल्स, उससे फिर करंट पल्स प्रोड्यूस होगा थ्रू लोड रजिस्टर, इस लोड रजिस्टर में से। ज़ाहिर है जब इलेक्ट्रॉन इधर से अपना रास्ता कंप्लीट करेंगे तो इस एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो करेगा, करंट पल्स फ्लो करेगा थ्रू द लोड रजिस्टर। उस करंट पल्स को मैंने बताया स्केलर रजिस्टर्ड करेगा और इलेक्ट्रॉनिकली उसको काउंट करेगा। दिस करंट पल्स इज़ एम्पलीफाइड एंड रजिस्टर्ड इलेक्ट्रॉनिकली बाय द स्केलर। और बच्चों पहले भी बताया कि स्केलर काउंटर को बोलते हैं विच है पावर ऑप्शंस, कि ऐसा काउंटर जिसमें पावर की भी ऑप्शंस हैं उसको हम स्केलर का नाम देते हैं। तो जो करंट पल्स लोड रजिस्टर में से गुजरेगा वो एम्पलीफाई होगा, रजिस्टर्ड होगा, इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड होगा, डिजिटली रजिस्टर्ड होगा बाय द स्केलर, इस स्केलर की। अब बच्चों ज़रा इस डिवाइस की लिमिटेशन को ज़रा देखें, इस डिवाइस की लिमिटेशंस क्या हैं। अब कहता है कि जब भी कोई आयनाइजिंग पार्टिकल एंटर होता है, वट एवर द नेचर ऑफ दैट पार्टिकल, वट एवर द एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल, तो जो करंट पल्स प्रोड्यूस होगा उस करंट पल्स से हम ना तो इस इनकमिंग पार्टिकल की नेचर बता सकते हैं और ना ही इसकी एनर्जी बता सकते हैं। अब अगर एक अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है विद सम लेस एनर्जी और एक दूसरा अल्फ़ा पार्टिकल आ रहा है विद सम लिटिल ग्रेटर एनर्जी, तो जो करंट पल्स प्रोड्यूस होगा दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ऑफ सेम साइज़। अब जाहिर है कि जो करंट पल्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है वो एम्पलीफाई हो रहा है और स्केलर उसको काउंट कर रहा है। तो अब करंट पल्स साइज़ में एक छोटा है तब भी इलेक्ट्रॉनिकली एज ए 1 डिजिट काउंट होगा, और अगर करंट पल्स स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा है, तो फिर भी एज ए सिंगल पल्स ही काउंट होगा। तो इसका मतलब है कि वट एवर द एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल, द करंट पल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज इज प्रोड्यूस। इट मीन्स वी कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट द इनकमिंग पार्टिकल इन नेचर एज वेल एज इन टर्म ऑफ एनर्जी। यानी ना तो आने वाले पार्टिकल की नेचर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस सिस्टम से, और ना उसकी एनर्जी हम डिटेक्ट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं या डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस काउंटर। तो लिमिटेशन को ज़रा बच्चों देखें कि इसकी लिमिटेशन क्या है। पहली बात बच्चों देखें, व्हेन एवर द आयनाइजिंग पार्टिकल एंटर्स द ट्यूब द करंट पल्स ऑफ सेम साइज इज प्रोड्यूस्ड। हम कह रहे हैं कि जब भी आयनाइजिंग पार्टिकल एंटर करता है तो करंट पल्स एक जैसा ही पैदा होता है, वट एवर द एनर्जी एंड नेचर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल। हम कह रहे हैं कि जब भी आयनाइजिंग पार्टिकल एंटर करेगा, यानी जब भी कोई रेडियोएक्टिव रेडिएशन यानी अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल या गैमा पार्टिकल एंटर करेगा, करंट पल्स ऑफ सेम साइज इज प्रोड्यूस। एक जैसा ही करंट पल्स पैदा होगा, यानी एक करंट पल्स ही पैदा होगा एक पार्टिकल से। वट एवर द एनर्जी एंड नेचर ऑफ आयनाइजिंग पार्टिकल, उस पार्टिकल की एनर्जी कम है, ज़्यादा है, तब भी एक ही पल्स पैदा होगा। अल्फ़ा पार्टिकल है, बीटा है या गैमा फोटान है, तब भी एक ही करंट का पल्स प्रोड्यूस होगा।
thus it cannot discriminate the energy and nature of incoming particles। यानी लिमिटेशन बता दी है कि GM ट्यूब आने वाले पार्टिकल की एनर्जी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, आने वाले पार्टिकल की नेचर को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, सिर्फ एक पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू वन करंट पल्स। अब जितने पार्टिकल आ रहे हैं इतने ही करंट पल्स प्रोड्यूस होंगे, इतने ही स्केलर उन पल्सेस को काउंट करेगा। लेकिन अब इस काउंटिंग पे भी लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो आपको बता दी कि पार्टिकल की ना एनर्जी की डिस्टिंक्शन हो सकती है, ना पार्टिकल की नेचर डिफरेंशिएट हो सकती है। तो दूसरी अगली बात जो हम कह रहे हैं कि जितने पार्टिकल आएंगे उतने ही पल्सेस प्रोड्यूस होंगे, उतने ही काउंटर काउंटिंग करेगा। लेकिन काउंटर की क्या लिमिट्स हैं, किस हद तक काउंटर ये काउंटिंग कर सकता है, इस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं दूसरी लिमिटेशन के अंदर। लिमिटेशन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। दिस इलेक्ट्रॉनिक करंट पल्स टेक्स अबाउट 1 माइक्रोसेकंड। 1 माइक्रोसेकंड मीन 1 10⁻⁻⁶ सेकंड। अब बड़ी अहम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो पल्स प्रोड्यूस होता है इन फ्री इलेक्ट्रॉनों के एनोड की तरफ जाने, रास्ते में मज़ीद गैस के एटमों को आयनाइज करने, एवलांच ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होने और करंट पल्स के प्रोड्यूस होने और काउंटर को इस पल्स को काउंट करने तक 1 माइक्रोसेकंड। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैंने बताया कि बच्चों जब अल्फ़ा पार्टिकल एंटर करेगा, जब अल्फ़ा पार्टिकल एंटर करेगा तो मैंने बच्चों को बताया कि अंदर पॉजिटिव आयन भी होंगे। पॉजिटिव आयन मीन जो कोर एटम हैं प्रिंसिपल गैस के, उनमें से जब इलेक्ट्रॉन लीव करता है, नॉक आउट होता है, तो रिमेनिंग जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज है, वो आयन है विच इज़ हैवियर वन। इन पॉजिटिव आयन ने बच्चों किस तरफ माइग्रेट करना है, ये आयन मूव करेंगे टूवर्ड्स द कैथोड यानी मेटालिक ट्यूब। ये इधर मूव करेगा, इस तरह से ये आयन उस तरफ माइग्रेट करेगा, ये आयन उधर माइग्रेट करेगा। अब ज़ाहिर है ये हैवियर हैं, तो हैवियर का मतलब है कि ये सेवरल 100 टाइम मोर टाइम लेंगे टू रीच टू द मेटालिक ट्यूब विच इज़ एक्टिंग एज कैथोड। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है, ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो जाहिर है ये हैवियर हैं, तो ये उतनी स्पीड के साथ तो नहीं जाएंगे जितनी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन वायर एनोड की तरफ आए थे, और करंट पल्स को बिल्ड होने में जस्ट 1 माइक्रोसेकंड लगेगा। तो इन आयन को ट्यूब तक जाने में सेवरल 100 टाइम मोर टाइम लगेगा। तो अगर मैं 100 टाइम मोर टाइम कंसिडर करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉनों का पल्स प्रोड्यूस होने में 1 माइक्रोसेकंड लगता है, मीन 10⁻⁻⁶ सेकंड लगते हैं, तो इन पॉजिटिव आयन का मेटल ट्यूब तक पहुंचने में 10⁻⁴ सेकंड लगेंगे, यानी इससे 100 टाइम ज़्यादा टाइम लगेगा। द पॉजिटिव आयन्स बीइंग मोर मैसिव देन द इलेक्ट्रॉन विल टेक अबाउट several 100 time more time to reach the cathode mean metal. Positive ions being more massive than the electrons will take about several 100 time more time to reach the cathode. यानी इन इलेक्ट्रॉनों के पल्स से इन पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों का पल्स प्रोड्यूस होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इट मीन्स 10⁻⁻⁴ सेकंड टाइम लगेगा, जो कि 10⁻⁻⁴ सेकंड। ड्यूरिंग दिस टाइम विच इज़ कॉल्ड डेड टाइम ऑफ GM ट्यूब, फर्दर इनकमिंग आयनाइजिंग पार्टिकल कैन नॉट बी काउंटेड आर रजिस्टर्ड। फिर बच्चों समझें, अभी अंदर आयनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, इलेक्ट्रॉन्स वायर एनोड की तरफ चले गए, इतने टाइम में
करंट पल्स प्रोड्यूस हो गया। लेकिन अभी गैस तो कंडक्टिंग है, दूसरे लफ्ज़ों में अभी करंट तो फ्लो कर रहा है। क्यों? पॉजिटिव आयन तो अभी न्यूट्रलाइज नहीं हुए, पॉजिटिव आयन तो अभी मेटल ट्यूब की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हैवियर हैं, डेफिनेटली विल टेक मोर टाइम देन दिस वैल्यू एंड इट इज़ अबाउट 10⁻⁻⁴ सेकंड। और अगर जिस दौरान अभी ये अंदर गैस नॉन कंडक्टिंग स्टेट में नहीं आई, करंट का पल्स तो चल रहा है, और अगर मज़ीद कोई अंदर पार्टिकल एंटर हो जाता है और अपना जो आयनाइजिंग प्रोसेस है वो कंटिन्यू कर देता है, तो इस लोड रजिस्टर में तो कांस्टेंटली करंट फ्लो करता रहेगा, और ये काउंटर इन एंटरिंग पार्टिकल को काउंट नहीं करेगा। वो तो अभी पहले जो पार्टिकल एंटर हुआ था उसी के इफेक्ट को, उसी की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस होने वाले करंट को ही काउंट कर रहा है, और नेक्स्ट इनकमिंग पार्टिकल का करंट ऐड हो जाएगा जब उसमें, तो स्टॉप तो नहीं होगा, तो काउंटर उस पल्स को रजिस्टर्ड या काउंट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि अगर इस टाइम के बाद कोई पार्टिकल एंटर करे फिर तो ये ट्यूब काउंट करती है, और अगर जो डेड टाइम आप हम ट्यूब बोल रहे हैं जो 10⁻⁻⁴ सेकंड है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स से 100 टाइम मोर है, और अगर इस टाइम से पहले ही नेक्स्ट आयनाइजिंग पार्टिकल ट्यूब में एंटर कर जाता है, तो करंट पल्स तो पहले से ही अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, तो डेफिनेटली काउंटर उस नेक्स्ट इनकमिंग पार्टिकल को ना काउंट करेगा ना रजिस्टर करेगा। तो इसका मतलब है ये जो काउंटर है ये इन पार्टिकल को तब काउंट कर सकता है अगर इनका जो पार्टिकल के जो पार्टिकल के एंटर होने, एक पार्टिकल से दूसरी पार्टिकल के एंटर होने के बीच में जो टाइम इंटरवल है, अगर वो इस ट्यूब के डेड टाइम से ग्रेटर है तो फिर उस पार्टिकल को काउंट नहीं करेगा, अदरवाइज तो इनकमिंग पार्टिकल को वो काउंट नहीं करेगा। अब नेक्स्ट इसको ज़रा भी देखें। व्हेन पॉजिटिव आयन स्ट्राइक द मेटल ट्यूब, जब पॉजिटिव आयन मेटल ट्यूब को जाकर स्ट्राइक करते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विच गिव राइज टू स्पोरियस काउंट। हम कह रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव आयन टकराएंगे, जब आकर ये पॉजिटिव आयन आकर इस मेटल ट्यूब पे टकराएगा तो फिर इसमें से मज़ीद सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। अब वो इलेक्ट्रॉन फिर उस वायर एनोड की तरफ एक्सेलरेट करेंगे, रास्ते में आने वाले गैस के एटमों को फिर आयनाइज करेंगे। इसका मतलब है एक पार्टिकल की एंट्री से करंट के फ़्लो का एक लामुतनाई सिलसिला वो तो ट्यूब के अंदर शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है नेक्स्ट आने वाले पार्टिकल को ये डिटेक्टर फिर काउंट नहीं करेगा। ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि व्हेन पॉजिटिव आयन स्ट्राइक द मेटल ट्यूब, बहुत सारे मैकेनिज़्म अंडरस्टैंड कर रहे हैं। पार्टिकल एंटर हुआ, आयनाइजेशन हुई, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, आयन एनोड की तरफ अंडर द एक्शन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट हुए, करंट पल्स जनरेट हुआ एंड दैट करंट पल्स विल टेक टाइम 1 माइक्रोसेकंड। Positive ion are being more massive than these electrons tend to go toward the metal tube which is acting as cathode, and these positive ion will take 100 times more time than the time of the electronic current pulse. It means that these ions will take about 10⁻⁴ second to neutralize them. अब न्यूट्रलाइज का मतलब कैसे है कि जब ये आयन इधर जाएंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर्ड करेंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और इसमें 10⁻⁴ सेकंड लगेंगे। और मज़ीद जो नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे मेटल ट्यूब से, सेकेंडरी एमिशन भी पॉसिबल हैं, और वो सेकेंडरी एमिशन से जो फिर करंट पल्स प्रोड्यूस होगा उसको हम स्पोरियस काउंट्स कहते हैं। अब ये स्पोरियस काउंट्स का सिलसिला तो फिर ये है कि इसका मतलब है कि अंदर एक ना रुकने वाला करंट शुरू हो जाएगा। इट मीन्स कि जो हम कह रहे हैं, अगर तो सिर्फ ये हो कि आयन पॉजिटिव आयन इस कैथोड पे आएँ, वहाँ से इलेक्ट्रॉन ऑब्ज़र्व करें और न्यूट्रलाइज हो जाएं, तो फिर तो बात ख़त्म। नया पल्स तो फिर नेक्स्ट इनकमिंग पार्टिकल ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इस पूरे सिलसिले को 10⁻⁴ सेकंड लेंगे। लेकिन अगर
सेकेंडरी एमिशन होती हैं तो फिर तो मैंने बताया है कि एक ना रुकने वाला सिलसिला अंदर शुरू हो जाएगा, मुसलसल करंट फ्लो करता रहेगा और उन काउंट को हम स्पूरियस काउंट का नाम दे रहे हैं। तो अब इसको कैसे प्रिवेंट करते हैं? स्पूरियस काउंट आर प्रिवेंटेड बाय मिक्सिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विंचिंग गैस। जैसे कि बच्चों यहाँ पर मैंने बताया कि क्विंचिंग गैस ब्रोमीन है इन द प्रिंसिपल गैस जो कि आर्गन है, कि हम सिर्फ आर्गन नहीं डालते बल्कि उसके अंदर थोड़ी सी मिकदार क्विंचिंग गैस की डालते हैं। और इस जीएम ट्यूब में प्रिंसिपल गैस मैंने बताया नर्ट गैस होती है और जो क्विंचिंग गैस वो ब्रोमीन गैस होती है। अब जो हमने क्विंचिंग गैस डालनी है उसका एक कैरेक्टर बच्चों आपने ध्यान में रखना है, उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल प्रिंसिपल गैस से कम होना चाहिए। समझेंगे? क्विंचिंग गैस मस्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल लेस देन द प्रिंसिपल गैस। अब इससे बच्चों क्या होगा? इससे ये होगा कि ये पॉजिटिव आयन कैथोड पे जाकर न्यूट्रलाइज होने के बजाय इन ब्रोमीन गैस के मालिक्यूलों के साथ कोलाइड करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। और ये जो ब्रोमीन गैस के मालिक्यूल्स हैं या जो ब्रोमीन गैस के जो आयन्स हैं वो रेडिली इस मेटल ट्यूब के साथ जाकर स्ट्राइक करेंगे, न्यूट्रलाइज होंगे और जो एक्सेस एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनों की सेकेंडरी एमिशन का सबब नहीं बनेगी, बल्कि जो एक्सेस एनर्जी होगी जो ब्रोमीन के आयनिक मालिक्यूल से एमिट होगी वो ब्रोमीन के मालिक्यूल को डिसोसिएट कर देगी इनटू द एटम्स। और वो एटम्स जो होंगे ब्रोमीन के वो रेडिली फिर आपस में रिकम्बाइन होकर मालिक्यूल बना लेंगे, क्योंकि इनका आयनाइजिंग पोटेंशियल हम कह रहे हैं कि वो कम होता है। तो हम फिर एक दफ़ा देख लें कि ये आयन न्यूट्रलाइज कैथोड से नहीं होंगे, ब्रोमीन से होंगे। ब्रोमीन के आयन न्यूट्रलाइज जाकर मेटल ट्यूब से होंगे और वो आयन जब वहाँ से इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेंगे एनर्जी रिलीज़ होगी। वो एनर्जी स्पूरियस काउंट नहीं एस्टेब्लिश करेगी, सेकेंडरी एमिशन का सबब नहीं बनेगी, बल्कि ब्रोमीन के मालिक्यूलों को डिसोसिएट करने में यूज़ हो जाएगी। तो अब ब्रोमीन मालिक्यूल है तब भी न्यूट्रल है और ब्रोमीन का मालिक्यूल डिसोसिएट अगर हो जाता है इनटू एटॉमिक फॉर्म तो फिर भी न्यूट्रल है। तो इसका मतलब है कि जब एक आयनाइजिंग पार्टिकल एंटर होगा तो विद इन द डेड टाइम आपकी ये जो गैस है ये नॉन कंडक्टिंग हो जाएगी और डिटेक्टर विल बी रेडी फॉर द नेक्स्ट काउंट। इसका मतलब यह है कि ये जो डिटेक्टर है ये फास्ट काउंटर नहीं है। अगर ये फास्ट काउंटर होता तो इसका मतलब है कि जब पार्टिकल एंटर होता है तो नेक्स्ट पार्टिकल की एंट्री से वेरी अर्लियर इस डिटेक्टर को रेडी होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट काउंट। तो जो सबसे अहम चीज़ या इसका एडवांटेज क्या है? पहली बात स्मॉल साइज़ का डिटेक्टर है, पोर्टेबल है, लेकिन जो डिसएडवांटेज है वो दो चीज़ें आपको बता दी हैं। एक तो ये स्लो काउंटर है जो कि हमने लिमिटेशन नंबर 2 में आपको बताया है। दूसरा पहला एडवांटेज, पहला जो आपको लिमिटेशन बताया है इसका वो कि ये इनकमिंग पार्टिकल की नेचर और एनर्जी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा।